एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 20 फरवरी के करंट अफेयर्स और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पैक्स सिलिका, उसके बाद इसरो, उसके बाद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद ओपन सेल ऑफ मीट बैंड इन बिहार, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स और उसके बाद आर्मी फॉल्स इन्फिल्ट्रेशन। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या टॉपिक है? इंडिया सेट टू ज्वाइन यूएस लेड पैक्स सिलिका। तो एआई इम्पैक्ट के समिट के साइडलाइंस पर ही इंडिया जो है यूएस का पैक्स सिलिका ज्वाइन करने वाला है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि पैक्स सिलिका है क्या। तो पैक्स सिलिका जो है एक ग्रुप है लाइक माइंडेड कंट्रीज का जिनके इंटरेस्ट और वैल्यूज़ कॉमन है। तो ये अपने सप्लाई चेन जो है सेमीकंडक्टर के, इनको जो है खुद से स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, खुद में कोलैबोरेशन करके, और इससे ताकि चाइना से डिपेंडेंस कम हो सके। तो पैक्स सिलिका क्या है? लाइक माइंडेड कंट्रीज का ग्रुप है इसके सप्लाई चेन के लिए, सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले तो यही देख लो लिखित में कि पैक्स सिलिका शेयर मटेरियल्स करेंगे, फैक्ट्रीज को बिल्ड करेंगे, एक साथ चिप्स बनाएंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे ताकि कम रिसोर्सेज में भी ज़्यादा आउटपुट हो जाए। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि सेमीकंडक्टर का आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है। जब 2020 के बाद सेमीकंडक्टर चिप्स के शॉर्टेज हो गई थी तब कितने लोगों को कार भी टाइम पर नहीं मिल रही थी। तो उसी के इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एआई में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एनवीडिया चिप्स आजकल डोमिनेट कर रही है, इसके स्टॉक मार्केट में प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर्स में स्नैपड्रैगन चिप्स हो गए, मीडियाटेक के चिप्स हो गए, ये सब। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, स्पेस में, तो लगभग देख सकते हैं कि हर सेक्टर में ही सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए चाइना ने पहले ही इसके ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर, क्रिटिकल मिनरल के प्रोसेसिंग पर और सेमीकंडक्टर के पार्ट्स पर एकदम डोमिनेंस बना लिया था। चाइना करीब 2010 से ही इस काम पर लग गया था। तो अभी जो है सेमीकंडक्टर्स के ओपन से लेकर क्लोज तक हर काम की प्रोसेसिंग यही कर रहा है। तो अभी चाइना की पूरी डोमिनेंस है। तो इसी डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए यूएस ने इनिशिएटिव लाया है पैक्स सिलिका। अब पैक्स सिलिका से होगा क्या कि वही कंट्रीज जो है मटेरियल शेयर करेंगी अपनी कोलैबोरेशन से, डिपेंडेंस खत्म करेगी चाइना पर। तो अब इसमें इंडिया का क्या हित है? तो इंडिया को क्या मिलेगा? तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की एक्सपैंड होगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और ग्लोबल टेक इकोसिस्टम में इंडिया की पोजीशन और स्ट्रेंथन होगी। तो इसीलिए इंडिया ने ये पैक्स सिलिका साइन कर दिया। अब आगे देखते हैं अगले न्यूज़ पर। इसरो इम्प्रूव्ड फायर डिटेक्शन एल्गोरिदम रेडी फॉर टेस्ट इन राबी हार्वेस्ट सीजन। तो इसरो ने अपने एल्गोरिदम को और रिफाइन किया है। तो अब इसे राबी के जो हार्वेस्ट सीजन है, जो मार्च अप्रैल वाले टाइम में होते हैं, तो उसी पर अपने टेस्ट करेगा इसको कि कैसा काम कर रहा है। तो अभी तक क्या होता था कि स्टबल बर्निंग वगैरह से जो पॉल्यूशन वगैरह होती थी, तो इसरो जो है सिर्फ खरीफ क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग सीजन कब हो जाएंगे? अक्टूबर नवंबर के टाइम में, इसी टाइम पर स्टबल बर्निंग वगैरह को मॉनिटर करता था। तो अब वो वही कर रहा है कि अब वो खरीफ सीजन में भी करेगा। तो सबसे पहले स्टैटिक एज में यही देख लेते हैं कि इसरो कब एस्टैब्लिश हुआ। 1969 में एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, ये ट्रिक क्वेश्चन है। अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? बेंगलुरु में। तो राबी क्रॉप्स के बारे में कहा गया तो मैं सोचा राबी क्रॉप्स भी लगाते हैं। राबी क्रॉप्स तो बहुत सारे हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट वंस को ही लगाया जिस पर एमएसपी मिलता है। तो एमएसपी को ही रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले राबी के कौन कौन से क्रॉप पे मिलता है? तो वेट पर मिलता है बार्ले, ग्राम, मसूर, रैपसीड एंड मस्टर्ड एंड सैफफ्लावर। अब खरीफ क्रॉप्स भी देख लेते हैं। 14 खरीफ क्रॉप्स पर एमएसपी मिलता है। तो पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, सेसमम, अरहर, मूंग, उड़द, नाइजर सीड, कॉटन। तो ये सब आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए दोनों। और अदर ग्रुप्स पे क्या है? जेसी, जूट एंड कोपरा। अब एमएसपी को रिकमेंड कौन करते हैं? सीएसीपी करते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। और इसको अप्रूव कौन करती है? तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। तो इससे रिलेटेड इतना ही। अब आगे देखते हैं अगले टॉपिक पर। तो AGI ऑन होराइजन विद इन 5 ईयर्स, गूगल डीप माइंड CEO। तो गूगल की जो डीप माइंड की CEO हैं कौन है? डेमिस हासाबिस। तो उन्होंने कहा कि अब जो है 5 साल में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बना लेंगे। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है क्या। तो अभी आप लोग नाम सुनते होंगे नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें क्या क्या है? चैट जीपीटी है, डाली है और अडोबी कह सकते हैं, और डीप माइंड AI। तो आप लोग देखते होंगे कि ये सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन करते होंगे। जैसे चैट जीपीटी क्या करता है? तो चैट जीपीटी आपके समराइज कर लेता है
पिक्चर को क्रिएट कर लेता है, आपके कोई भी चीज़ को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर देता है। उसी तरह डाली क्या करता है, डाली हमारे जो भी क्वेरी को इमेज में बदल देता है। तो एडोबी में क्या होता है, प्रेजेंटेशन हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं। उसके बाद कुछ कुछ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर चाहें तो वो सब मिल जाते हैं, हमारे जो जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको फुलफिल कर देता है। तो ये देख रहे होंगे कि ये चैट जीपीटी कोई एक फंक्शन कर रहा है, डाली कोई एक फंक्शन करता है, एडोबी कोई एक फंक्शन कर रहा है। अब क्या होगा कि एजीआई क्या करेगा, ये सबके काम खुद करने लगेगा। तो मतलब ये चैट जीपीटी जैसे आपके समराइज भी कर सकता है, आपके पेज को क्रिएट करना है तो वो कर सकता है, आपके ऑनलाइन बुकिंग कुछ करनी है तो खुद से ही बुकिंग कर देगा, आपके जो भी काम हो तो एक जीपीटी ही सब कुछ कर जाए। इसी को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहेंगे। तो इतना तो मैंने बता दिया। अब इसको थोड़ा 10 मार्क्स में लिखना कैसे है तो वो भी देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज ए थियोरेटिकल फॉर्म ऑफ एआई दैट कैन अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई नॉलेज अक्रॉस मेनी डिफरेंट टास्क्स, जैसे कि मैंने बताया, और फॉर्मेट लेवल बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, कैन जनरलाइज नॉलेज, कैन सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। अभी क्या होता है कि अभी हम जैसे कोई प्रॉब्लम देते हैं तो हमारे पास जो मेथड हमने बताए हुए हैं किसी जीपीटी को, उसी पर वर्क करके हमारे पास सॉल्यूशन देता है। तो एजीआई क्या करेगा कि न्यू प्रॉब्लम जो भी ओरिजिनेट होंगे उससे खुद से भी सॉल्व कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब कॉमन सेंस रीजनिंग, अभी के पास कॉमन सेंस तो है नहीं, जो भी डेटा सेट है इसके पास, इसी को प्रोसेस करके डिसीजन लेता है। तो नए आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में क्या होगा, कॉमन सेंस रीजनिंग भी हो जाएगा। तो ये दोनों मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आते हैं आगे। बिहार हैज़ बैंड ओपन सेल ऑफ मीट। तो बिहार ने प्रोहिबिशन के बाद मीट पर भी ओपन सेल पर बैन लगा दिया है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है कि इम्प्लीमेंटेशन इसका चैलेंज बन के आ सकता है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि मीट और फिश पर बैन नहीं लगाया है, अभी ओपन सेल जैसे कि रोड के साइड में बिकते थे तो उस पर बैन लगा दिया है। हटिया वगैरह में कॉमन पब्लिक प्लेस में बिकता था तो वो सब पे बैन लगा दिया है। तो अब कहाँ बिकेगा, तो जिस शॉप के पास लाइसेंस होगा वहीं बिकेगा। उसके बाद जो भी हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा उसके पास होगा। और इनक्लोज्ड स्पेसेस में, मतलब कि कोई ग्लास के पैन के अंदर रख दिया हमने ताकि बदबू वगैरह ना आए और किसी को डिस्कम्फर्ट ना हो। तो इम्पैक्ट उसी के बारे में पता है कि पहले इम्पैक्ट क्या होगा कि इतने लोग तो अभी कॉमन पीपल हैं और वो सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो सब अभी लाइसेंस कैसे लेंगे। उसके बाद सोशल सेंसिटिविटी, तो कुछ वर्गों को हो सकता है कि रमज़ान के टाइम पे ये सब बैन आन दिए हैं। उसके बाद इन्फोर्समेंट इशू कि गवर्नमेंट के पास अभी उतना वर्कफोर्स है भी नहीं इसको इम्प्लीमेंट करने का। तो यही तीनों इम्पैक्ट की बात की गई है। तो सबसे पहले तो डेटा देख लेते हैं। बिहार जो है फिश प्रोडक्शन के मामले में 4th प्लेस पर है इंडिया में, और मीट प्रोडक्शन में 10th नंबर पर है। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में बात की गई थी, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 पार्ट 9A 12 शेड्यूल 18 फंक्शंस, जिसमें कि पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ स्लाउटर हाउसेज। आर्टिकल 243 टू 243 ZG। टाइप्स कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़े शहर के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे BMC हो गया, उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल उससे छोटे शहर के लिए, उसके बाद नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरियाज़ के लिए। अब जो है रूरल गवर्नेंस पे भी देख लेते हैं। आर्टिकल 243 टू 243O पार्ट कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 11th शेड्यूल है, 29 सब्जेक्ट है। उसके बाद 3 टियर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यही तीनों लेवल पर। स्मॉलर स्टेट 2 टियर भी रख सकते हैं। ग्राम सभा किसे कहेंगे, ग्राम सभा में किसी पर्टिकुलर विलेज के जितने भी इलेक्टोरल रोल में वोटर्स रजिस्टर्ड होंगे तो वो सब ग्राम सभा के मेंबर हो जाएंगे। तो इलेक्शन कौन करवाता है, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कमीशन कराता है। हर एक 5 साल पर इलेक्शन होते हैं, गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं। अब रूरल बॉडीज़ के लिए 243K में है और अर्बन बॉडीज़ के लिए 243ZA में। रिजर्वेशन है क्या, तो बिल्कुल है। SC ST के लिए जैसा पॉपुलेशन होगा उस हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन, और बिहार में ये 50% रिजर्वेशन है। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी देख लेते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है, तो रिकमेंड करता है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड लोकल बॉडीज़। तो सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कौन करता है, सेंटर एंड स्टेट्स और अमॉन्ग स्टेट्स, ये करता है फाइनेंस कमीशन। इसका आर्टिकल 280। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन है तो रूरल बॉडीज़ के लिए 243I में और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए 243Y में।
तो अब आगे देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स बाय ईयर एंड, गवर्नमेंट कह रही है कि इस साल के अंत तक हम लोग प्रोडक्शन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा कि रेयर अर्थ क्या होते हैं। तो रेयर अर्थ आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। पीरियोडिक टेबल में ऐसे करके कुछ बना होगा पीरियोडिक टेबल। यहाँ नीचे में भी दो ग्रुप्स बने होंगे। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको पकड़ लीजिए आप, ऊपर वाला, तो उसे बोलते हैं लेंथेनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स में आप स्कैंडियम और इट्रियम ये दोनों ऐड कर दीजिएगा तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो ये हो गए रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये एक्चुअली में रेयर नहीं है लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन और कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट है, इसलिए इसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इसी के मैग्नेट्स बनेंगे। तो इसके मैग्नेट्स किस में यूज होंगे? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होंगे, विंड टर्बाइंस में यूज होंगे, एरोस्पेस में यूज होंगे, डिफेंस में यूज होंगे। और इसके रेयर अर्थ मैग्नेट्स के जितने भी प्रोसेसिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक है, इसके 90% नहीं, मोर देन 90% ये चाइना डोमिनेट कर सकता है। करता है सॉरी। तो चाइना जो है लंबे रेस का घोड़ा है। तो ये 2010-11 से ही इस पर काम चालू कर दिया था। तो और अभी जो है इसके रिप कर रहा है इसके फल को। तो वही है कि चाइना डोमिनेट्स मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल प्रोसेसिंग एंड मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया से वही खतरा है। तो इंडिया को अपने डिपेंडेंस को कम करना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। तो यही है रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या हैं, ये पूछ सकता है। तो अब आगे देखते हैं। और एक बात कि गवर्नमेंट ने पहले ही 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया के लिए ये रिलीज़ किया था। तो ये सब मेटल्स जो हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे में सेक्टर्स में काम आएंगे। तो इसीलिए इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नोटिफाई किया था। तो क्या क्या चीज़ें हैं? तो एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि ये सब हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं आती है। सोडियम मैग्नीशियम का तो नाम ही नहीं है। तो ज़्यादातर स्ट्रॉन्सियम, टेंटलम, टेलुरियम, टीन, टाइटेनियम, ज़्यादातर देख रहे होंगे कि आप टेक्निकल नाम वाले हैं। तो वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं कि जनरल मेटल्स जो भी होंगे उसको क्रॉस कर दीजिए और जो टेक्निकल नाम है उनको टिक कर दीजिए। तो वो है एक, इसमें कॉपर मुझे जनरल दिख गया तो वो है, ग्रेफाइट भी है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि आर्मी फॉल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड इन राजौरी। तो आर्मी वालों ने टेररिस्ट के एक अटैम्प्ट को और अनसक्सेसफुल बना दिया। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट जो हुए थे उसमें कितना हो सकता था घातक, कितने ह्यूमन लाइफ्स का कॉस्ट हो सकते थे। उसके बाद पालघम अटैक भी देख लीजिए कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई और कितनी जाने गई। तो वही देखते हैं कि ये सब दिल्ली ब्लास्ट हो गए, पालघम ब्लास्ट हो गए, ये सब फ्रंट लाइन पे होता है। और ऐसे जो न्यूज़ है वो कितने सैकड़ों जो है आर्मी जो है डेली बेसिस पर काउंटर करती है। तो उसी के लिए एक अप्रिसिएशन आर्मी को। तो अब इसी एंड पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो उनमें स्टैटिक रिवीजन करना हो तो उनके साथ शेयर कर लीजिए। अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे हम कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।